पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको MIS भी बोलते हैं। MIS का स्टैंड पर यही है जो मैंने अभी आपको बताया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके क्रेडिटर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज क्रेडिटर्स? आवर्स का मतलब घंटे के। इस सब्जेक्ट को हमने एक वीक में कितने घंटे पढ़ना है? 3 आवर्स हमने पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। लेकिन अब इसकी डिवीजन कैसे हुई है? ये वाला जो फर्स्ट पोर्शन होता है ये हमें थ्योरी को बेस करवा रहा होता है, और नेक्स्ट जो पोर्शन होता है ये लैब वर्क को करवा रहा होता है। इट्स मीन कि यहाँ पे 3 के 3 हमने जो थ्योरी में लिख दिए हैं ये कंसीडर करवा रहा है कि ये टोटली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। थ्योरी बेस्ड हमारे पास कोर्स मौजूद है और इसमें कोई लैब नहीं है, 0 कंसीडर हो रही है। तो इसमें हम टोटली ये देखेंगे कि हमारे पास ओवरऑल थ्योरी में कि हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या है, कितनी चीजों को डिस्कस किया गया है, किन पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो चीजें डिस्कस की थी उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हमने किन चीजों को डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट प्रीवियस लेक्चर ओवरव्यू। ट्रेंड्स ऑफ ERP डेवलपमेंट। ERP डेवलपमेंट का जो ट्रेंड्स है इससे मराद हमारे पास यही है कि रिवाज आजकल क्या चल रहा है या क्या चीजें जो है वो करंट में आ रही हैं, इनको देखते हुए हम लोग वर्क करते हैं। ERP इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग। ERP इनिशिएट्स आर मोस्ट कॉमन। किनको इनिशिएट करता है? नंबर 1 अपग्रेड। लेट्स स्टार्ट अपग्रेड। अपग्रेड क्या होता है? जिस तरह चीजें हम लोग 1 by 1 करके, यानी कि जो चीजें चेंजिंग आती जा रही हैं उनको अपडेट करते जा रहे हैं। इन 2008 a meaningful percentage of companies were going through major and माइनर अपग्रेड ऑफ देयर ERP इन्वायरमेंट। के ERP इन्वायरमेंट के अंदर मेजर और माइनर कौन सी चीजें हैं जिनके अंदर हम लोग उसके अपग्रेड कर सकते हैं, एनवायरमेंट को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि चीजें कैसे जा रही हैं। रैशनलाइज एंड स्टैंडर्डाइज्ड। के स्टैंडर्डाइज और रैशनलाइज चीजें कुछ तरह से वर्क करें, कैसे चीजों को देख रहे हैं। मैनी इन दिस साइड कंपनीज दैट हैव ग्रोन बाय इक्वेशंस नाउ face a significant challenges in that they have multiple ERP vendors and installation running। के ERP vendors and installation किस तरह से रन कर रहे हैं, चीजों को कैसे देख रहे हैं, वर्किंग को कैसे लेके जा रहे हैं, improve process consistency and reduce internal super cost। and many companies have embarked on a long term strategy to standardize on a single instance single vendor ERP strategy। अच्छा, जब हम यहाँ पे नेशनलाइजेशन की बात करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन की, कि हमने किस तरह से अपने जो सिस्टम है या ERP है उसकी ग्रोथ कैसे करनी है, सिस्टम को कैसे लेके जाना है, उनका सिक्वेंशियल लेवल क्या होगा, उनकी इंस्टॉलेशन कैसे करेगा, सिस्टम कैसे वर्क करेगा, उनको कंसिस्ट कैसे करेंगे, हम रिड्यूस कैसे करेंगे अपनी इंटरनल कॉस्ट को, कौन सी कंपनी के साथ हम ये मार्क करते हुए ज्यादा अरसे तक लंबा अपना सिस्टम चला सकते हैं, सिंगल इंस्टेंस को दे सकते हैं, ERP की स्ट्रेटेजी कैसे वर्क कर सकते हैं। अब मल्टी टायर यानी कि मल्टी लेवल। मल्टी टायर से मराद ही मल्टी लेवल होता है। थर्ड ट्रेंड ये है कि जब आपके पास ऐसी स्ट्रेटेजी आ जाए, ऐसा क्राइटेरिया आ जाए जिसमें आप 3 लेवल्स में रहते हुए वर्क करते हैं। मल्टी टायर ERP स्ट्रेटेजी seems to run counter to the notation आ जाती है ERP standardization, but it is a visible strategy for a companies with a number of smaller subsidiaries। कि इसमें सब्सिडीज को देखते हुए हम विजिबल कैसे, वायबल कैसे हो सकते हैं अपनी स्ट्रेटेजी को किसी भी कंपनी के अंदर, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होती है कि मल्टी लेयर के हम एक के बाद एक लेयर आती जा रही है, उसके अंदर हम तमाम लेयर्स को एक साथ कैसे मैनेज करें, चीजों को कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन हमारे पास आती है इंप्रूविंग इंटीग्रेशन अमंग एप्लीकेशन इज द लीडिंग एप्लीकेशन स्ट्रेटेजी अमंग enterprise companies and representation a critical priority among 33% of companies। integration of application is moving from a traditional batch flat file mode to virtual real-time message-based integration using SOA टेक्नोलॉजीज। हाँ जी, सर्विसेज और कि हम लोग देखते हैं कि 33% जितनी भी कंपनीज हैं वो ट्रेडिशनली मूव करती हैं अपने मैसेज बेस्ड सिस्टम को देखते हुए। तो जिस टाइम पे हम स्टार्ट करते हैं उसी टाइम पे हमें मैसेज रिसीव होगा, उसी टाइम हमें उन सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा, चीजों को देखना पड़ेगा। एक्सपैंड का मतलब होता है फैलाना। ERP systems has been
बीन हिस्टोरिकली हार्ड टू यूज, किस तरह से हमें इसको यूज करना है, किस तरह से हमने टिपिकली डेवलप करना है। एक लिमिटेड सेट ऑफ कोर यूजर्स हु एंटर एंड रिट्राइव डाटा फ्रॉम द सिस्टम ऑन डेली बेसिस पे रहते हैं हम कैसे सिस्टम को यूज कर सकते हैं, कैसे फैला सकते हैं, कैसे अपने लिमिटेड सेट के अंदर रहते हुए चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग अल्टरनेटिव यूज की बात करते हैं। अल्टरनेटिव यूज इंटरफेसेस में क्या क्या चीजें आती हैं, इंक्लूडिंग वेब बेस्ड सेल्फ सर्विसेज, अडोब Forms, Microsoft Office and other technologies are more available now to roll out certain ERP capabilities to a broader set of less frequent user across the enterprise near role based। अच्छा, यहाँ पे adobe based में जितनी सी टेक्नोलॉजीज हमने उन सबको देखा, उनके ऊपर रिलायबल वर्क किया, उनकी कैपेबिलिटीज को देखा। नियर रोल बेस्ड यूजर experiences design as well as vastly improved BI capabilities are becoming more evident, making these systems more accessible and approachable। जितना भी सिस्टम होगा वो हमारे लिए एक्सेसिबल होगा, अप्रोच कर सकते हैं सिस्टम को, हम डाटा को देख सकते हैं किस तरह से हम लोग उस डाटा को ले रहे हैं और उसके अंदर मेकिंग सेंस बनाते हुए अपने डाटा को एक्सेस करते हैं और अप्रोचेबल अप्रोच किया जा सकता है। उसी को एक्सेस करेंगे तो अप्रोच करेंगे तो उसके ऊपर नई चीज को एक्सपैंड कर सकते हैं। ये सही हमने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना होता है। ये आरपी का जितने भी ट्रेंड्स हैं ये हमारे बिजनेस के बारे में रिलेट ही आ रहे हैं। अच्छा, अब रिप्लेस से नाम से ही जा रहे हैं, हमें कोई चीज रिप्लेस नहीं करते हैं तो ये कब हम रिप्लेस करते हैं, किस पॉइंट पे अपनी चीजों को रिप्लेस करते हैं। नेसेसिटी एट सम पॉइंट, हाँ जी, सम पॉइंट पे आके नेसेसिटी हो जाती है ड्यू टू द टेक्नोलॉजी ऑफ टू ओल्डर लेगेसी सिस्टम एंड हाई लेवल्स ऑफ कस्टमाइजेशन दैट कॉम्प्रोमाइज द अपग्रेड पार्ट को देखते हुए उसके मुताबिक सिस्टम को मैनेज करता है। ईआरपी systems however typically have a useful life of 15 to 20 years more when productively maintained। कहता है 15 से 20 साल तो आप एक सिस्टम पर चल सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती जाती है आपको लेवल चेंज करना पड़ता है। लाइक देखिए, अगर हम मोबाइल्स की बात करें तो पहले हमारे पास जो मोबाइल्स थे वो बटन वाले थे, फिर बटन वालों से आए हम लोगों के पास बड़ी स्क्रीन वाले और साथ में नीचे बटन लगे हुए थे, फिर उनसे हम टच स्क्रीन पे आए, टच से आते आते फिर हम लोग एंड्रॉइड बेस्ड आईफोन्स इन तरह की चीजों पे आते जा रहे हैं जो कि नित्य उसमें फीचर्स डालते जा रहे हैं। ये हमारे पास रिप्लेसिंग आ जाती है। अब हम आती अब एप्लीकेशंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। हाँ जी, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मौके हमें मिलते हैं या कौन सी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ सकता है ईआरपी एप्लीकेशंस के दरमियान में। इंटरप्राइज एप्लीकेशन चैलेंजेस, हाईली एक्सपेंसिव टू परचेज एंड इम्प्लीमेंट इंटरप्राइज एप्लीकेशन। इंटरप्राइज की एप्लीकेशन क्या किस तरह से वर्क करें, टोटल कॉस्ट उसकी में 4 to 5 टाइम्स हो सकती है। प्राइस ऑफ सॉफ्टवेयर की रिक्वायर्स फंडामेंटल चेंजेस, टेक्नोलॉजी चेंजेस, बिजनेस प्रोसेस चेंजेस आ सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल की चेंजेस क्या आ रही हैं, किस तरह से वर्क कर रही हैं, चीजों को कैसे लेके चल रही हैं। अब इन हमारे पास स्विचिंग कॉस्ट क्या है, डिपेंडिंग ऑन सॉफ्टवेयर वेंडर, सॉफ्टवेयर किस तरह से वर्क कर रहा है, चीजों को कैसे लेके चल रहा है, क्या एक्सप्लेन कर रहा है, किसके मुताबिक करता है, और रिक्वायर्स डाटा स्टैंडर्डाइजेशन, डाटा का स्टैंडर्डाइजेशन लेवल क्या है, मैनेजमेंट क्या है, किस तरह से रहता है, हम उसकी क्लिनजिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो नया प्रॉब्लम, न्यू जनरेशन इंटरप्राइज एप्लीकेशन। न्यू जनरेशन में नेक्स्ट जनरेशन में क्या क्या आ सकती है, इंटरप्राइज सिचुएशन सूट्स, ओपन सोर्स एंड ऑन डिमांड एप्लीकेशन, सर्विस प्लेटफॉर्म, पोर्टल, enterprise solutions and suites में replacing standalone enterprise CRM, SCM, customer relationship, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये तमाम चीजें जो है ये एक स्टैंड अलोन वर्क नहीं करती हैं, इसके मुताबिक तमाम सिस्टम को वर्क करना पड़ता है। मेक दीज एप्लीकेशन मोर फ्लेक्सिबल, ये जितनी भी एप्लीकेशन है वो हमारे लिए फ्लेक्सिबल हो सकती हैं, वेब एनेबल्ड हो सकती हैं, इंटीग्रेटेड विद अदर सिस्टम, हम दूसरे सिस्टम के साथ कैसे वर्क करें। ओपन सोर्स के आप एक सोर्स के अंदर रहते हुए या एक डिमांड के अंदर रहते हुए किस तरह से वर्क करते हैं। सास एंड सेल्फ सोर्स.com, सास वो सिस्टम जो कि हम HCI में पढ़ते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वर्क कर रहा है, तो सिस्टम में आपको एक्सप्लेन करते हैं। स्टैंड फॉर होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसमें हमारे पास एक सॉफ्टवेयर देता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, हमें बताता है कि हम उसके अंदर कैसे रहते हुए उस सर्विस को गेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। जब किसी भी लाइसेंस ले रहे हैं या हम होस्टेड कर रहे हैं, कैसे हम उस डाटा को देखते हैं। सर्विसेज प्लेटफॉर्म में क्या होता है, वो प्लेटफॉर्म जिसके अंदर हम इंटीग्रेट करते हैं अपनी मल्टीपल एप्लीकेशंस को, जो कि डिलीवर करते हैं आ सीमलेस एक्सपीरियंसेस फॉर ऑल पार्टीज ऑर्डर टू कैश प्रोसेस। कहता है कि ऐसे प्रोसेस पे, ऐसी सर्विसेज पे आप अमल करें जो पे आप ऑर्डर टू कैश पे आ जाए, कि आपने ऑर्डर दिया उधर से ही आपको कैश में प्रोसेस आपका हो गया सारा, आपको उसमें जो रेवेन्यू ना बना करना पड़े, अकाउंट पेबल में ना जाना पड़े या लाइबिलिटीज में ना जाना पड़े,
पोर्टल्स में आ जाते हैं कि ऐसी चीजें जो हम सर्विसेज के थ्रू पोर्टल्स के थ्रू देनी पड़ रही हैं इनको हम ऑनलाइन सर्विसेज में लेके जा रहे हैं। इंक्रीजिंगली न्यू सर्विसेज डिलीवर्ड थ्रू पोर्टल, जितनी भी हमारी न्यू सर्विसेज हैं उनको हम अपने पोर्टल्स यानी कि अपनी ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू दे रहे हैं, उनके मुताबिक वर्क करवा रहे हैं। ये थे हमारे पास इंटरप्राइज के अपॉर्चुनिटीज जितनी भी हमें न्यू मिलती हैं और चैलेंजेस। ई कॉमर्स डेफिनेशन को हम देखेंगे। ई कॉमर्स में होता है इलेक्ट्रॉनिकली, ई कॉमर्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स, जिसमें हम लोग ये चीज देखते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो इलेक्ट्रॉनिकली कैसे वर्क कर रहा है, उसको चीजों को हम लोग अपनी ऑनलाइन परचेजिंग एंड सेलिंग को कैसे देखते हैं, जिससे अमेजोन वर्क करता है। इज एन आर्टिफिशियल सोशो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर फंक्शनिंग बेस्ड ऑन वाइडली यूज्ड virtual nets, dynamical complexities and specific infrastructures के इसके अंदर इतना भी specific infrastructure है या virtual sets है, complexities उनको देखते हुए ये वर्क करता है। From this definition, it can be delivered that is a structure cannot be directly transferred to the physically, but some elements as payments and accommodates and originate from this, but in some areas of science, e-commerce is defined as virtual commerce through the period of considerably wider is increased processes such as टेलीफोन ट्रांजैक्शन। हाँ जी, ये बी क्यूबिक की हमारे पास 1999 में उसने इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया था। उसने कहा था कि इस डेफिनेशन से हम ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्टली है हम अपना डाटा ट्रांसफर नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए हमें पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कुछ रिसोर्सेज की जरूरत होती है, जिसमें हम लोग जैसे कहते हैं कि हम एक टेलीफोन की ट्रांजेक्शन है तो वो कर रहे हैं, तो टेलीफोन पर बैठे तो हम उसके लिए पूरा सिस्टम एक मैनेज करते हैं जिसके अंदर हम एक ट्रांजेक्शन करते हैं। लाइक हमारे पास टेलीफोन का सेट है तो दूसरी तरफ भी टेलीफोन सेट मौजूद होना चाहिए जो उस ट्रांजेक्शन को करने में हमारी हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट आता है एन इमर्जिंग कंसेप्ट दैट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ बाइंग and selling or exchanging of products, services and information via computer networks including the internet के कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए हम इंटरनेट के थ्रू देखते हुए मर्ज कर सकते हैं अपने कंसेप्ट को, जो कि डिस्क्राइब करते हैं कि हमने बाय कैसे करना है, चीज को सेल कैसे करना है, हमको एक्सचेंज कैसे करना है अपने प्रोडक्ट्स को, और फिर इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक कैसे पहुंचाना है वो इंटरनेट के थ्रू पहुंचाएंगे। अर्बन एटाल ने ये बात की थी। एटाल जहाँ पे वर्ड आ जाता है उसका मतलब था और भी बहुत से लोग इंक्लूड है 2000 में जिसने ये बात की थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है ई कॉमर्स की फर्दर डेफिनेशन टू इंक्लूड ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शन। हाँ जी, इसमें सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन इंक्लूड होते हैं दैट डील विद कस्टमर एंड सप्लायर्स एंड इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द इंटरनेट इम्प्लाइंग दैट देयर आर नो अदर कम्युनिकेशन अल्टरनेटिव गई थी मैक्लोड ने 2001 में कि हमारे पास जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो सिर्फ कस्टमर्स एंड सप्लायर्स के साथ आती हैं, जिनको हम डिस्क्राइब करते हैं इंटरनेट पर इम्प्लाइंग करते हैं कि कोई अदर कम्युनिकेशन जो है वो हमारे पास अल्टरनेटिव हुई नहीं है ऐसे जिसको हम लोग बयान कर सकते हैं। द शेयरिंग ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन मेंटेन बिजनेस रिलेशनशिप्स एंड कंडक्टिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस बाय मीन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। ये जिवास ने की थी 1998 में कि अपनी जितनी भी शेयरिंग करनी है बिजनेस इंफॉर्मेशन की, जो कि मेंटेन करता है हमारे बिजनेस रिलेशनशिप को और कंडक्ट करता है बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को, एक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क बनाता है, उसके अंदर ये देखते हुए वर्क करवाता है कि देखता है कि हमारा सिस्टम जो है उसके मुताबिक वर्क कर रहा है। अब ई कॉमर्स की जो डेफिनेशन यूपी गवर्नमेंट ने की थी वो क्या थी कि एक्सचेंज करनी है इन्फॉर्मेशन अक्रॉस इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। यही मैंने आपसे कहा था कि इंटरनेट की दुनिया में हमने डाटा लेकर आना है, उसको सेलिंग में डालना है, तो उसके मुताबिक करते हुए हमने वर्क करना है एट एनी स्टेज इन द सप्लाई चेन एंड वेदर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करती है, या तो वो B2B होगी या तो B2C होगी। B2B में हम लोग देखते हैं बिजनेस टू बिजनेस कि हमारी बिजनेस टू बिजनेस पार्टीज के दरमियान यानी कि दो बिजनेस पार्टीज कैसे एक दूसरे से डाटा को एक्सचेंज कर रही हैं, या B2BC हो सकती है कंज्यूमर के दरमियान, या फिर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स के दरमियान हो सकती है, वो पेड एंड अनपेड दोनों में हो सकती है। अब देखो ना, एक बिजनेस है वो कोई सर्विसेज दे रहा है किसी कस्टमर को, तो वो हमारी अनपेड में आती है क्योंकि हमने उसकी ऑलरेडी पेमेंट ले चुके होते हैं पहले से ही जब हम उस चीज को डिसाइड करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंटरप्राइज में। द मोस्ट फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ इंटरप्राइज ई कॉमर्स। ई इंटरप्राइज में क्या होता है? द मोस्ट फ्रीक्वेंटली इट इज डिस्क्राइब्ड एज द इंस्टीट्यूशनल यूनिट प्रोसेसिंग एबिलिटी टू एक्सचेंज गुड्स। हाँ जी, ये एबिलिटी होती है जिसके अंदर हम अपनी गुड्स को अपनी सर्विसेज को चेंज कर सकते हैं। कैपिटल इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन एन इलेक्ट्रॉनिक मैनर के अंदर रहते हुए हम देखते हैं कि अपना डाटा जो है वो हमने कैसे एक्सचेंज करना है या अपनी सर्विसेज को कैसे एक्सचेंज करना है। प्रैक्टिस इट कैन बी सोर्स, हाँ जी, प्रोड्यूसर
interacting part of trade chain as well as the organizer online actions, for example of transaction taking place of the internet, कि हम इंटरनेट के अंदर अपनी ट्रांजेक्शन को कैसे लेके जा रहे हैं, उनके प्रैक्टिस को देखते हुए वर्क कैसे करा रहे हैं। ई मार्केट प्लेसेबल इज एन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेबल वेयर बायर्स एंड सेलर्स नीड टू एक्सचेंज प्रोडक्ट्स, अपनी एक्सचेंज करते हैं प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को या इंफॉर्मेशन को। और ये इलेक्ट्रॉनिकल मार्केट्स कैन बी सप्लीमेंटेड बाई इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनेट्स और फिर एक्स्ट्रानेट्स। इन दोनों के अंदर जो हमारा इंटरनेट दो कंपनीज के दरमियान में होता है या फिर एक्स्ट्रानेट जो किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को मैनेज करवाने में हमारी हेल्प आउट करता है। अब आते हैं ई ट्रांजैक्शन पे कि हम एक जगह से दूसरी जगह अपने डाटा को या फिर अपनी सर्विसेज को या फिर अपनी जो चीजें हैं उनको कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। A transaction can be best defined as the ability of consumers to purchase products and services in the e-marketplace using internet technologies and infrastructure technologies and infrastructure को देखते हुए हम उसके ऊपर वर्क करते हैं। The internet is rapidly becoming the medium through which a large share of communication and commerce take place। क्या commerce take place को देखते हुए हम लोग कैसे वर्क करते हैं, चीजों को कैसे देखते हैं। Online transactions are the new means of conducting business, कि हमने बिजनेस को कैसे कंडक्ट करना है, which are taking over the traditional ones, कि हमने ट्रेडिशनल पुराने बिजनेस को देखते हुए नया बिजनेस कैसे इम्पोर्ट करना है। डिस्पाइट द रिसेंट .com bubble burst, online transaction have become one of the main way to do business, to buy goods and services। अपनी सर्विसेज और गुड्स को देखते हुए हमें कैसे अपनी चीजों को अचीव करना है, वर्क कैसे करना है। देयर आर एन इम्पोर्टेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ आर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन में रहते हुए हमारा क्या इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है एक ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने में। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव्स। ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव्स में आती हैं कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव, बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव, सर्विसेज पर्सपेक्टिव एंड ऑनलाइन पर्सपेक्टिव। ये तमाम प्रोस्पेक्टिव कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव में क्या आता है कि हम राब्ता कैसे करते हैं, अपनी डिलीवरी सिस्टम कैसे बनाते हैं। ईसी इज ए डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ईसी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो कि हमारी डिलीवरी करवाता है इंफॉर्मेशन की, प्रोडक्ट और सर्विसेज की भी, ठीक है। फिर उसके बाद हम पेमेंट भी करते हैं टेलीफोन लाइंस के थ्रू या कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू या अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू, जैसे हम इजी पैसा यूज करते हैं या कोई बैंक में डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड के जरिए करते हैं। बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव क्या होती है, जिसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या है, टेक्नोलॉजी वर्क फ्लो क्या चल रहा है। ईसी इज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टुवर्ड्स द ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शनल एंड वर्क फ्लो बिजनेस ट्रांजैक्शनल को देखते हुए हम कैसे वर्क करते हैं। सर्विस पर्सपेक्टिव क्या है, सर्विस पर्सपेक्टिव में हम देखते हुए किस तरह से जाते हैं। ई कॉमर्स में इज अ टूल दैट एड्रेसेस द डिजायर ऑफ फंड, के हम अपनी ड्रेसेस के फंड से कैसे देखते हैं, उनका कंज्यूमर एंड मैनेजमेंट का जो देखते हैं, कट करते हैं सर्विसेज को जबकि उनकी कट वाइल इंप्रूविंग द क्वालिटी क्या होंगी, गुड्स क्या होंगे जो कि सर्विसेज की डिलीवरी देख रही है। अब हम ऑनलाइन में जब बात करते हैं, कालाकोटा एंड वेस्टर्न ने 1997 ने इसके ऊपर पर्सपेक्टिव के ऊपर डिस्क्रिप्शन की थी, जिसको हम लोग इस टाइम डिस्कस कर रहे हैं। एंड ऑनलाइन पर्सपेक्टिव जो कि बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्शन को देखता है ऑनलाइन, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, जो सेल कर रहे हो आप प्रोडक्ट और जितनी भी सर्विसेज आप दे रहे हो या उनको खरीद रहे हो, जितना भी आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, उसको हम ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। कम्युनिकेशन हमने कैसे की, राब्ता कैसे किया, बिजनेस प्रोसेस में कैसे देखा, सर्विसेज कैसे देखी, ऑनलाइन पर्सपेक्टिव कैसे देखा, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखते हैं। ओवरव्यू ले चुके हुए हैं, अब हम आज जो टॉपिक पढ़ना है उस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर नाउ। कॉमर्स एंड द इंटरनेट, ई कॉमर्स और इंटरनेट के क्या रिलेशन है इसको हम पढ़ते हैं। ई कॉमर्स द यूज ऑफ द इंटरनेट एंड वेब ट्रांजैक्ट बिजनेस डिजिटली एनेबल ट्रांजैक्शन के हमारे एनेबल बनाता है ट्रांजैक्शन को, उसके मुताबिक वर्क करवाता है। हमारा सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, इंटरनेट को हम लोग कैसे लेके जा रहे हैं, ट्रांजैक्ट कैसे करते हैं अपने बिजनेस को। हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स, इस तरह हर चीज की हमारे पास एक हिस्ट्री होती है, कैसे बिल्ड हुआ, उसका एलिमेंट कैसे हुआ, उसके बारे में वैल्यूएशन कैसे की गई, चीजें कहाँ से आई, कहाँ से इसका आइडिया आया, हाँ कितने टाइम में इसको किया गया, क्या रिलेशनशिप था, किस तरह से था। अब इस तरह हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स की भी हिस्ट्री हमारे पास है। इसकी जो कुछ फ्यू लाइंस हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। बिगेन इन 1991 एंड grew exponentially, still growing at an annual rate of 16%। कहता है कि 1991 में हमारे पास इसको हमने ग्रो करना स्टार्ट करवाया था, लेकिन जब एनुअल रेट इसका देखा गया तो वो 16% था, जो हमारे पास एनुअल रेट ग्रो करते करते पहुंचा था। रैपिड ग्रो लेड टू मार्केट बबल 1999। रैपिड ग्रो क्या है,
तो इसकी ग्रोथ लेट टू मार्केट में जाते जाते 99%, 99 में हमारे पास जो थी वो इसकी जो ग्रोथ थी वो रैपिड होना शुरू हो गई थी, स्पीड में बढ़ना शुरू हो गई थी। वाइल मैनी कंपनीज फेल्ड, मैनी सर्वाइव्ड विद सोइंग रेवेन्यूज 2002 में क्या हुआ था, बहुत सी कंपनीज फेल हो गई थी और उन्होंने सर्वाइव किया था अपने रेवेन्यूज को अपनी अचीव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए। फिर ई कॉमर्स टूडे द फास्टेस्ट ग्रोइंग फॉर्म ऑफ रिटेल ट्रेड इन यूएस, यूरोप एंड एशिया। यूएस एंड यूरोप एंड एशिया के मुकाबले में अगर देखा जाए तो इसकी रिटेल प्राइस जो है यूएसए की वो इंक्रीज होने, यूएस में इंक्रीज होना शुरू हो गई है कि वहां पे इसकी वैल्यूज को समझा जाता है। अब जब हम इसकी ग्रोथ को देखते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स रेवेन्यू, इसमें हमारे पास ये वाली जो साइड है जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये वर्टिकल, यहाँ पे सॉरी ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस आ जाती है, जिनमें हम लोग इसको बोलते हैं बी टू सी रेवेन्यूज आ जाती हैं, बिलियंस यूएसडी आ जाती हैं, 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500, 90, 95, 6, 7, 8, 1999, 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक जितनी हमारी ग्रोथ हुई है, हमने यहाँ पे 95 से स्टार्ट किया था और होते होते ई कॉमर्स ने हमारा एक लेवल अच्छा कायम कर लिया जिसने इस चीज को इंक्रीज करवाया है। रिटेल ई कॉमर्स रेवेन्यूज हैव ग्रोन एक्सपोनेंशियली सिंस अबाउट 1991 से इसकी ग्रोथ स्टार्ट होना शुरू हुई थी और रिसेंटली स्लोड टू रैपिड, जितनी भी हुई थी 16% पैनल हुई, जो कि आहिस्ता आहिस्ता प्रोजेक्ट होती थी। 2012 पे हमने इसको एंड करवाया और जहाँ पे देखा गया ग्राफ में कि ये जो ग्रोथ है वो इंक्रीज करते करते हमारे पास ऊपर जाना शुरू हो गई है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल हुआ। जब हमने इसके 8 यूनिक फीचर्स देखने हैं ई कॉमर्स में, पहले आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स में सबसे पहले एम्बिग्विटी में क्या आता है, कोई भी चीज कहीं पे भी हमें देखा जाता है कि अवेलेबल होगी, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, चार्जेस नहीं होंगे, एवरीवेयर इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी अवेलेबल एवरीवेयर, वर्क फ्रॉम ईटीसी एंड एनी टाइम, किसी भी जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं। ग्लोबली द टेक्नोलॉजी रीच अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज एंड अराउंड अर्थ, हाँ जी ये नेशनल बाउंड्रीज और अर्थ जहाँ पे भी हमें इसकी जरूरत होगी हमें ये चीज अवेलेबल होगी। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, वो चीज जिसके ऊपर हमने एक खास किस्म का स्टैंडर्ड बनाया और पूरी दुनिया उस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है तो उसको यूनिवर्सल स्टैंडर्ड का नाम दिया जाता है। वन सेट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स, इंटरनेट स्टैंडर्ड्स, हम जो इंटरनेट के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं पूरी दुनिया में हम जहाँ के भी बैठे हैं हम उसको उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक यूज करते हैं। रिचनेस, अमीर होना, कि हमारी जो इसमें ई कॉमर्स में हमारी अच्छी से अच्छी चीज क्या सकती है, सपोर्ट करती है वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट मैसेजेस, मल्टीपल को, इनके इसमें ये ऑडियो वीडियो ईच एंड एवरीथिंग को ये सपोर्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है इंटरेक्टिविटी में आते हैं कि वर्क इंटरेक्शन कायम करते हैं हम यूजर्स के साथ, जो कि टेक्नोलॉजी वर्क करती है और देखते हैं हमारा सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है। इंफॉर्मेशन डेसिटिंग क्या, वास्ट इंक्रीज information destiny, the total amount and quantity of information available to the market participants को देखते हुए हम किस तरह से सिस्टम को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, कैसे लेकर चल रहे हैं उसको हम लोग देखते हैं। अब आते हैं पर्सनलाइजेशन, कस्टमाइजेशन में हमने क्या चीज देखनी है कि हम किस तरह से अपना लेवल या कस्टमर्स का लेवल को कैसे इंक्रीज कराते हैं। टेक्नोलॉजी परमिट्स मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस एंड गुड्स, हाँ जी इसमें मॉडिफिकेशन की जा सकती है मैसेजेस की, गुड्स की, आपके गुड्स चीजों को कहते हैं। इसमें हम लोग इसके अंदर जितनी भी इजाजत ली जाती है उनके अंदर मॉडिफिकेशन करने के लिए, चीजों को चेंजिंग करने के लिए मैसेजेस में एंड गुड्स में। सोशल टेक्नोलॉजी में प्रमोट करते हैं यूजर कंटेंट जनरेशन एंड सोशल नेटवर्किंग को। अब यह देखें इसमें हमने 8 पढ़े थे, एम्बिग्विटी पढ़ी थी, ग्लोबल रीच पढ़ा था और फिर उसके बाद यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, रिचनेस, इंटरेक्टिविटी, इंफॉर्मेशन डेस्टिनी, पर्सनलाइजेशन, कस्टमाइजेशन, सोशल टेक्नोलॉजी। अब आते हैं की कंसेप्ट ई कॉमर्स में। डिजिटल मार्केट रिड्यूस, क्या क्या मार्केट में रिड्यूस हो रही हैं चीजें जिसकी वजह से हम देखते हुए काम को आगे लेके जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन सिंपलिटी आ गई हमारे पास, सर्च कॉस्ट आ गई, ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड मेन्यू कॉस्ट। अच्छा डिजिटल मार्केट में ये सब चीजें आ गई कि हमें जो है ना इतना टाइम लगता होता था चीजों को सर्च करने, पेपर वर्क करना पड़ता था, अब एक क्लिक पे काम हमारा आसान हो गया है। हम ट्रांजेक्शन कॉस्ट में जो हमें एक जगह से दूसरी जगह चीज पहुंचाने पे रिटेल प्राइसेस वगैरह जो हमारा टैक्सेस लगते थे उसमें इस तरह कह लिया जाए कि जो हमारा पेट्रोल का खर्चा होता था या फिर जो हमें एक स्पेशल एम्प्लॉय हायर करना पड़ता था उस काम के लिए वो हमारा रिड्यूस हो गया। डिजिटल मार्केट ने अनेबल हमें क्या बनाया, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कि हम अपने प्राइस को अप एंड डाउन इजीली कर सकते हैं। डायनामिक प्राइसेस का मतलब ये होता है प्राइसेस चेंज होते रहना। एंड डिस्क्रिमिनेशन, हमारी जो भी डेस्टिनेशन है जिसमें हमने डाटा को लेके जाना है उसको पहुंचाना है उसको हम पहुंचा सकते हैं। अब हम आते हैं बेनिफिट्स।
ऑफ दिस टर्मिनेशन ऑफ टू द कंज्यूमर, क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। ये एक डायग्राम है, उससे पहले कुछ लाइन लिखनी है। तो हम देखते हैं द टिपिकली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैज सेवरल इंटरमीडिएट लेयर ईच ऑफ विच एड्स टू द फाइनल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट सच एज क्या इसमें से कॉस्ट हो सकते हैं। रिमूविंग लेयर लॉस्ट टू द फाइनल कॉस्ट टू द कंपनी, कंपनी के अंदर क्या हम इसके लेयर बना रहे हैं, किस तरह से कॉस्ट को देख रहे हैं, उनके कैसे लेवल को लेकर चल रहे हैं। मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ये सारे कस्टमर्स को जा रहे हैं। अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर तक आया, फिर मैन्युफैक्चर से रिटेलर तक गया, एंड देन फिर उसके बाद कस्टमर तक गया। जब ये यहाँ तक गया 48.50 था, फिर नीचे आया 40.34, 20.45, यानी कि वो बेनिफिट्स हैं जो हम लोग एक जगह बैठे अपनी कॉस्ट में एक जगह से दूसरी जगह इंक्रीज कर रहे हैं या उसको डिक्रीज कर रहे हैं। अब डिजिटल गुड्स में इसमें क्या आता है, वो जो एक जगह से दूसरी जगह चीजें ट्रांसफर की जा रही हैं। गुड्स दैट कैन बी डिलीवर्ड ओवर अ डिजिटल नेटवर्क, म्यूजिक, ट्रैक, वीडियो, सॉफ्टवेयर, न्यूज़पेपर एंड बुक्स। हाँ जी, ये वो गुड्स हैं जिनको हमें पेपर वर्क के लिए जरूरत नहीं थी या जिनका हमें डिलीवरी फॉर्म करने के लिए हार्ड फॉर्म की जरूरत नहीं थी, इनको हम सॉफ्ट फॉर्म में भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कौन सी कर रहे हैं, वीडियोस, म्यूजिक, ट्रैक, सॉफ्टवेयर एंड न्यूज़पेपर एंड बुक्स। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट इंटायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मेन मार्केटिंग ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकंड यूनिट इज जीरो। कहता है जब आप एक कॉस्ट को लेकर चलते हैं ना, इंक्रीज करवाते हैं, आपकी मार्केटिंग कॉस्ट इंक्रीज कर रही है तो सेकंड यूनिट की जो भी आपकी जीरो होती है। कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ओवर द इंटरनेट, तो हम इंटरनेट पे जीरो होती जाएगी। मार्केटिंग कॉस्ट रिमेन द सेम, प्राइसिंग हाईली वेरिएबल होती जाती है। इंडस्ट्रीज विद डिजिटल कॉस्ट आर अंडरगोइंग रेवोल्यूशन चेंजेस पब्लिशर्स रिकॉर्ड लेबल्स, etc जितने भी पब्लिशर रिकॉर्ड लेबल्स बना रहे हैं, सबको देखते हुए उसके मुताबिक वर्क करवा रहे हैं, चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंटरनेट बिजनेस मॉडल्स। कौन कौन से मॉडल्स आ सकते हैं, प्योर पे मॉडल्स, यानी कि प्ले हमने प्योर किया, यानी कि जो आपने इंटरनेट इज प्राइमरी मोड ऑफ ऑपरेशन के, इंटरनेट ही इसका प्राइमरी मोड है जिसके ऊपर हमें काम कर सकता है, उसके बगैर ये काम नहीं कर सकता। प्ले मॉडल्स and offline operations which typically include a website and a physical store। की physical store पे रहते कैसे वर्क करते हैं। applicant want to company can offer customer that the benefits of fast online transactions are traditional face-to-face services is equal to clicks and bricks, see clicks and bricks, offline and online। अच्छा, यहाँ पे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ऑपरेशन हम कर सकते हैं, लेकिन सब हम कब करेंगे, जब हमने देखना है कि हमारा ऑपरेशन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर चीजें हमारे पास डाउनलोड होंगी तभी हम ऑफलाइन में कर सकते हैं ना, या वो करने वाली है कि नहीं। अच्छा, ये कहता है ये कैसा सॉफ्टवेयर है कि ऑनलाइन सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो हो सकता है ऑपरेशन हो सकते हैं, ऑफलाइन में ये ब्रिक्स एंड मोटर के आप लोगों ने ऑलरेडी किया, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करनी हो तो वो आप लोग इजीली कर सकते हैं। हम सोशल नेटवर्क में आते हैं, ऑनलाइन मीटिंग प्लेस हमें मिल जाती है जिसके अंदर रहते हुए हम लोग वर्क कर सकते हैं, अपनी मीटिंग को अरेंज कर सकते हैं। सोशल शॉपिंग साइट्स, ठीक है, हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं। फिर कैन प्रोवाइड आ जाती हैं वेज फॉर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स टू टारगेट कस्टमर थ्रू बैनर एड्स एंड पॉपअप एड्स। अच्छा, उन्हें ना बाकायदा हार्डवेयर, ये जो हार्ड काम होते हैं उसके अंदर रहते हुए नहीं जो उन्हें प्रोजेक्ट प्रोवाइड करने पड़ते हैं, वो वैसे भी उनको एक शॉर्ट फॉर्म में पॉपअप मेन्यूज दिखा दिए जाते हैं, एड्स दिखा दिए जाते हैं। उसको देखते किसी वेबसाइट पे जब भी कोई चीज ओपन करते हैं ना, वेबसाइट के ऊपर एक मेन्यू सा ऐसे शो होता है, तो उसके अंदर पॉपअप एड्स में ये चीजें आती हैं कि वो हमें बताता है कि हाँ इसमें ये नई अपडेशन आई, इस वेबसाइट में ये नई चेंजिंग आई, वो सारी चीजें बताते हैं हम ये नई चीज प्रोवाइड करें। ऑनलाइन मार्केट प्लेस प्रोवाइड्स अ डिजिटल एनवायरनमेंट वेयर बायर्स एंड सेलर्स कैन मीट सर्च ऑफ प्रोडक्ट्स, डिस्प्ले प्रोडक्ट्स एंड एस्टैब्लिश प्राइस ऑफ दोज प्रोडक्ट्स। हाँ जी, वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं, प्राइस को देख सकते हैं, इनको मिल सकते हैं, बायर एंड सेलर दोनों एक दूसरे से, और अपनी प्रोडक्ट्स को शो करवा के उनके प्राइसेस पे चेंजिंग करवा सकते हैं। अब आते हैं कॉन्टेक्ट प्रोवाइडर पे। ये क्या होता है, प्रोवाइडिंग डिजिटल कॉन्टेक्ट, क्या क्या हमें प्रोवाइड करते हैं, इनमें न्यूज, फोटोज, वीडियोज ओवर द वेब, हम ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन एंड सेंसिटिविटी में क्या आते हैं, एग्रीगेट करते हैं कॉन्टेक्ट मल्टीपल सोर्सेज से जो कि पैकेज करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन में, और रीसेल करते हैं थर्ड पार्टी वेबसाइट, अपनी थर्ड पार्टी वेबसाइट को देखते हुए। कंटेंट प्रोवाइडर में आते हैं जो कि ऑनलाइन भी काम करते हैं और डिजिटल कंटेंट यानी कि कंटेंट राइटिंग वगैरह, यानी कोई म्यूजिक, कोई वेबसाइट कुछ काम करते हैं। अब सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं वेब 2.0, यानी कि ऐसी एप्लीकेशन जिसमें हम फोटो शेयरिंग, इंटरेक्टिव मैप्स, ईटीसी, इतना डाटा स्टोरेज वगैरह को शेयर कर सकते हैं। पोर्टल वो सर्विस जिसको हमने कुछ देर पहले भी पढ़ा था, वो ये होता है जिसके थ्रू हम अपना डाटा जो है वो चेंज एक जगह से दूसरी जगह शो करवा रहे हैं, या राब्ता कायम करें एक प्रॉपर वेबसाइट में हम लोग जिसके अंदर डाटा को एक्सचेंजिंग करवा रहे हैं
या डाटा के अंदर जितनी ट्रांजेक्शन हुई है या हमने क्या काम परफॉर्म किया, अपना ऑफिस वर्क जितना किया, वो इस पोर्टल पे शो करवाते हैं। अब आते हैं विजुअल स्टोर फ्रंट पे। विजुअल स्टोर फ्रंट पे हमें चीजें नजर आती हैं कि हम लोग क्या चीजें देख रहे हैं, उनको क्या हमें फील होता है। सेल्स फिजिकली प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कंज्यूमर एंड इंडिविजुअल बिजनेस। के अंदर आकर कर सकते हैं। सेल एंड परचेजिंग दोनों ऑप्शंस आपको मिल रहे होते हैं। एंड इंफॉर्मेशन ब्रोकर क्या होते हैं, जो कि प्रोडक्ट की और बिजनेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी इंफॉर्मेशन टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एंड आप आते हैं ट्रांजेक्शन ब्रोकर पे। सेव यूजर्स मनी एंड टाइम बाय प्रोसेसिंग ऑनलाइन सेल्स ट्रांजेक्शन एंड जनरेटिंग फी फॉर ईच ट्रांजेक्शन के ये जो होते हैं ना, इससे हमें ये फायदा मिल जाता है कि हमारी जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होंगी ना, उसमें हमारी जो भी मनी लगनी है, जो भी खराजात आने, तो उससे हम वो तो हमें मिलना ही मिलना है, लेकिन हम लोग जो वहां जाके हमें खरीदने जाते हमें तो घर बैठे फायदा हो जाता है। इसमें हम लोग इन चीजों को अंडरस्टैंडेबल करते हैं। ये थे हमारे की कंसेप्ट जो कि ई कॉमर्स के, उनको हमने डिस्कस किया। हम इस लेक्चर को एंड करने से पहले जो हमने आज लेक्चर में पढ़ा है उस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या चीजें पढ़ी थी, किन चीजों को डिस्कस किया था। कि लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स ओवरव्यू। ई कॉमर्स डेफिनेशन को हम देखेंगे। ई कॉमर्स में होता है इलेक्ट्रॉनिकली, ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स, जिसमें हम लोग ये चीज देखते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो इलेक्ट्रॉनिकली कैसे वर्क कर रहा है, उसको चीजों को हम लोग अपनी ऑनलाइन परचेजिंग एंड सेलिंग को कैसे देख रहे हैं, जिससे अमेजोन वर्क करता है। इज एन आर्टिफिशियल सोशो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर फंक्शनिंग बेस्ड ऑन वाइडली यूज्ड virtual nets, dynamical complexities and specific infrastructures के इसके अंदर इतना भी स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर है या विजुअल सेट्स है, कॉम्प्लेक्सिटीज उनको देखते हुए ये वर्क करता है। फ्रॉम दिस डेफिनेशन इट कैन बी डिलीवर्ड दैट इज स्ट्रक्चर कैन नॉट बी directly transferred to the physically but some elements as payments and accommodates and originate from this word. In some areas of science, e-commerce is defined as virtual commerce through the period of considerably wider is increased processes such as टेलीफोन ट्रांजैक्शन। हाँ जी, ये बी क्यूबिक की हमारे पास 1999 में उसने इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया था। उसने कहा था कि इस डेफिनेशन से हम ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्टली है हम अपना डाटा ट्रांसफर नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए हमें पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कुछ रिसोर्सेज की जरूरत होती है, जिसमें हम लोग जैसे कहते हैं कि हम एक टेलीफोन की ट्रांजेक्शन है तो वो कर रहे हैं, तो टेलीफोन पर बैठे तो हम उसके लिए पूरा सिस्टम एक मैनेज करते हैं जिसके अंदर हम एक ट्रांजेक्शन करते हैं। लाइक हमारे पास टेलीफोन का सेट है तो दूसरी तरफ भी टेलीफोन सेट मौजूद होना चाहिए जो उस ट्रांजेक्शन को करने में हमारी हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट आता है एन इमर्जिंग कंसेप्ट दैट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ बाइंग and selling or exchanging of products, services and information via computer networks including the internet के कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए हम इंटरनेट के थ्रू देखते हुए मर्ज कर सकते हैं अपने कंसेप्ट को, जो कि डिस्क्राइब करते हैं कि हमने बाय कैसे करना है, चीज को सेल कैसे करना है, हमको एक्सचेंज कैसे करना है अपने प्रोडक्ट्स को, और फिर इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक कैसे पहुंचाना है, वो इंटरनेट के थ्रू पहुंचाएंगे। अर्बन एटाल ने ये बात की थी। एटाल जहाँ पे वर्ड आ जाता है उसका मतलब था और भी बहुत से लोग इंक्लूड है 2000 में इसने ये बात की थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है ई कॉमर्स की फर्दर डेफिनेशन टू इंक्लूड ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शन। हाँ जी, इसमें सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन इंक्लूड होते हैं दैट डील विद कस्टमर एंड सप्लायर्स एंड इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द इंटरनेट इम्प्लाइंग दैट देयर आर नो अदर कम्युनिकेशन अल्टरनेटिव। मैकडोनल्ड गई थी मैकडोनल्ड ने 2001 में कि हमारे पास जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो सिर्फ कस्टमर्स एंड सप्लायर्स के साथ आती हैं, जिनको हम डिस्क्राइब करते हैं इंटरनेट पर इम्प्लाइंग करते हैं कि कोई अदर कम्युनिकेशन जो है वो हमारे पास अल्टरनेटली हुई नहीं है, ऐसे जिसको हम लोग बयान कर सकते हैं। द शेयरिंग ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, मेंटेन बिजनेस रिलेशनशिप्स एंड कंडक्टिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस बाय मीन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। ये जीवास ने की थी 1998 में कि अपनी जितनी भी शेयरिंग करनी है बिजनेस इंफॉर्मेशन की, जो कि मेंटेन करता है हमारे बिजनेस रिलेशनशिप को और कंडक्ट करता है बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को, एक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क बनाता है, उसके अंदर ये देखते हुए वर्क करवाता है कि देखता है कि हमारा सिस्टम जो है उसके मुताबिक वर्क कर रहा है। अब ई कॉमर्स की जो डेफिनेशन यूपी गवर्नमेंट ने की थी वो क्या थी कि एक्सचेंज करनी है इन्फॉर्मेशन अक्रॉस इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। यही मैंने आपसे कहा था कि इंटरनेट की दुनिया में हमने डाटा लेकर आना है, उसको सेलिंग में डालना है, तो उसके मुताबिक करते हुए हमने वर्क करना है एट एनी स्टेज इन द सप्लाई चेन एंड वेदर विद इन
एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करती है, या तो वो B2B होगी या तो B2C होगी। B2B में हम लोग देखते हैं बिजनेस टू बिजनेस कि हमारी बिजनेस टू बिजनेस पार्टीज के दरमियान, यानी कि दो बिजनेस पार्टीज कैसे एक दूसरे से डाटा को एक्सचेंज कर रही हैं, या B2B हो सकती है कंज्यूमर के दरमियान, या फिर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स के दरमियान हो सकती है, वो पेड एंड अनपेड दोनों में हो सकती है। अब देखो ना, एक बिजनेस है वो कोई सर्विसेज दे रहा है किसी कस्टमर को, तो वो हमारी अनपेड में आती है क्योंकि हमने उसकी ऑलरेडी पेमेंट ले चुके होते हैं पहले से ही, जब हम उस चीज को डिसाइड करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंटरप्राइज में। द मोस्ट फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ इंटरप्राइज ई इंटरप्राइज में क्या होता है? द मोस्ट फ्रिक्वेंटली इट इज डिस्क्राइब्ड एज द इंस्टीट्यूशनल यूनिट प्रोसेसिंग एबिलिटी टू एक्सचेंज गुड्स। हाँ जी, ये एबिलिटी होती है जिसके अंदर हम अपनी गुड्स को, अपनी सर्विसेज को चेंज कर सकते हैं। कैपिटल, इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन एन इलेक्ट्रॉनिक मैनर के अंदर रहते हुए हम देखते हैं कि अपना डाटा जो है वो हमने कैसे एक्सचेंज करना है या अपनी सर्विसेज को कैसे एक्सचेंज करना है। प्रैक्टिस इट कैन बी source, हाँ जी, producer, interacting part of trade chain as well as the organizer online actions, for example of transaction taking place of the internet, कि हम इंटरनेट के अंदर अपनी ट्रांजेक्शन को कैसे लेके जा रहे हैं, उनके प्रैक्टिस को देखते हुए वर्क कैसे करा रहे हैं। ई मार्केट प्लेसेबल इज एन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेबल वेयर बायर्स एंड सेलर्स नीड टू एक्सचेंज प्रोडक्ट्स, अपनी एक्सचेंज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को या इंफॉर्मेशन को। और ये इलेक्ट्रॉनिकल मार्केट्स कैन बी सप्लीमेंटेड बाई इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनेट्स और फिर एक्स्ट्रानेट्स। इन दोनों के अंदर जो हमारा इंटरनेट दो कंपनीज के दरमियान में होता है, या फिर एक्स्ट्रानेट्स जो किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को मैनेज करवाने में हमारी हेल्प आउट करता है। अब आते हैं ई ट्रांजैक्शन पे कि हम एक जगह से दूसरी जगह अपने डाटा को या फिर अपनी सर्विसेज को या फिर अपनी जो चीजें हैं उनको कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। A transaction can be best defined as the ability of consumers to purchase products and services in the e-marketplace using internet technologies and infrastructure को देखते हुए हम उसके ऊपर वर्क करते हैं। The internet is rapidly becoming the medium through which a large share of communication and commerce take place। क्या commerce take place को देखते हुए हम लोग कैसे वर्क करते हैं, चीजों को कैसे देखते हैं। Online transactions are the new means of conducting business, कि हमने बिजनेस को कैसे कंडक्ट करना है। Which are taking over the traditional ones, कि हमने ट्रेडिशनल पुराने बिजनेस को देखते हुए नया बिजनेस कैसे इम्पोर्ट करना है। डिस्पाइट द रिसेंट .com bubble burst, online transaction have become one of the main way to do business, to buy goods and services। अपनी सर्विसेज और गुड्स को देखते हुए हमने कैसे अपनी चीजों को अचीव करना है, वर्क कैसे करना है। देयर आर एन इम्पोर्टेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ आर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन में रहते हुए हमारा क्या इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है एक ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने में। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव्स। ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव्स में आती हैं कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव, बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव, सर्विसेज पर्सपेक्टिव एंड ऑनलाइन इन पर्सपेक्टिव। ये तमाम प्रोस्पेक्टिव कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि हम राब्ता कैसे करते हैं, अपनी डिलीवरी सिस्टम कैसे बनाते हैं। ईसी इज ए डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ईसी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो कि हमारी डिलीवरी करवाता है इंफॉर्मेशन की, प्रोडक्ट और सर्विसेज की भी, ठीक है। फिर उसके बाद हम पेमेंट भी करते हैं टेलीफोन लाइन्स के थ्रू या कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू या अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू, जैसे हम इजी पैसा यूज करते हैं या कोई बैंक में डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड के जरिए करते हैं। बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव क्या होती है, जिसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या है, टेक्नोलॉजी वर्क फ्लो क्या चल रहा है। ईसी इज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टुवर्ड द ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शनल एंड वर्क फ्लो बिजनेस ट्रांजैक्शन को देखते हुए हम कैसे वर्क करते हैं। सर्विस पर्सपेक्टिव क्या है, सर्विस पर्सपेक्टिव में हम देखते हुए किस तरह से जाते हैं। ई कॉमर्स में इज अ टूल दैट एड्रेसेस द डिजायर ऑफ फंड, के हम अपनी ड्रेसेस के फंड से कैसे देखते हैं, उनका कंज्यूमर एंड मैनेजमेंट का जो देखते हैं, कट करते हैं सर्विसेज को जबकि उनकी कट वाइल इंप्रूविंग द क्वालिटी क्या होगी, गुड्स क्या होंगे जो कि सर्विसेज की डिलीवरी देख रही है। अब हम ऑनलाइन में जब बात करते हैं, कालाकोटा एंड वेस्टर्न ने 1997 ने इसके ऊपर पर्सपेक्टिव के ऊपर डिस्क्रिप्शन की थी, जिसको हम लोग इस टाइम डिस्कस कर रहे हैं। एंड ऑनलाइन पर्सपेक्टिव जो कि बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्शन को देखता है ऑनलाइन, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, जो सेल कर रहे हो आप प्रोडक्ट और जितनी भी सर्विसेज आप दे रहे हो या उनको खरीद रहे हो, जितना भी आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, उसको हम ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। कम्युनिकेशन हमने कैसे की, राब्ता कैसे किया, बिजनेस प्रोसेस में कैसे देखा, सर्विसेज कैसे देखी, ऑनलाइन पर्सपेक्टिव कैसे देखा, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखते हैं। कॉमर्स
एंड द इंटरनेट, ई कॉमर्स और इंटरनेट का क्या रिलेशन है इसको हम पढ़ते हैं। ई कॉमर्स द यूज ऑफ द इंटरनेट एंड वेब ट्रांजैक्ट बिजनेस डिजिटली अनेबल ट्रांजैक्शन के हमारे एनेबल बनाता है ट्रांजैक्शंस को, उसके मुताबिक वर्क करवाता है। हमारा सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, इंटरनेट को हम लोग कैसे लेके जा रहे हैं, ट्रांजैक्ट कैसे करते हैं अपने बिजनेस को। हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स, इस तरह हर चीज की हमारे पास एक हिस्ट्री होती है, कैसे बिल्ड हुआ, उसका इन्वेंट कैसे हुआ, उसके बारे में वैल्यूएशन कैसे की गई, चीजें कहाँ से आई, कहाँ से इसका आइडिया आया, हाँ कितने टाइम में इसको किया गया, क्या रिलेशनशिप था, किस तरह से था। अब इस तरह हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स की भी हिस्ट्री हमारे पास है। इसकी की जो कुछ फ्यू लाइंस हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। बिगेन इन 1991 एंड ग्रू एक्सपोनेंशियली स्टिल ग्रोइंग एट एन एनुअल रेट ऑफ 16%। कहता है कि 1991 में हमारे पास इसको हमने ग्रो करना स्टार्ट करवाया था, लेकिन जब एनुअल रेट इसका देखा गया तो वो 16% था, जो हमारे पास एनुअल रेट ग्रो करते करते पहुंचा था। रैपिड ग्रो लेड टू मार्केट बबल 1999। रैपिड ग्रो क्या है, तो इसकी ग्रोथ लेड टू मार्केट में जाते जाते 99 में हमारे पास जो थी वो इसकी जो ग्रोथ थी वो रैपिड होना शुरू हो गई थी, स्पीड में बढ़ना शुरू हो गई थी। वाइल मैनी कंपनीज फेल्ड, मैनी सर्वाइव्ड विद सोइंग रेवेन्यूज 2002 में क्या हुआ था, बहुत सी कंपनीज फेल हो गई थी और उन्होंने सर्वाइव किया था अपने रेवेन्यूज को अपनी अचीव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए। फिर ई कॉमर्स टुडे द फास्टेस्ट ग्रोइंग फॉर्म ऑफ रिटेल ट्रेड इन यूएस, यूरोप एंड एशिया। यूएस एंड यूरोप एंड एशिया के मुकाबले में अगर देखा जाए तो इसकी रिटेल प्राइस जो है यूएसए की वो यूएस में इंक्रीज होना शुरू हो गई है, कि वहां पे इसकी वैल्यूज को समझा जाता है। अब जब हम इसकी ग्रोथ को देखते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स रेवेन्यू, इसमें हमारे पास ये वाली जो साइड है जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये वर्टिकल, यहाँ पे सॉरी ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस आ जाती है, जिनमें हम लोग इसको बोलते हैं बी टू सी रेवेन्यूज आ जाती हैं। बिलियंस यूएसडी आ जाती है, 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500, 90, 95, 6, 7, 8, 1999, 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक जितनी हमारी ग्रोथ हुई है, हमने यहाँ पे 95 से स्टार्ट किया था और होते होते ई कॉमर्स ने हमारा एक लेवल अच्छा काम कर लिया जिसने इसको इंक्रीज करवाया है। रिटेल ई कॉमर्स रेवेन्यूज हैव ग्रोन एक्सपोनेंशियली सिंस अबाउट 1991 से इसकी ग्रोथ स्टार्ट होना शुरू हुई थी और रिसेंटली स्लोड टू रैपिड, जितनी भी हुई थी 16% पे एनुअल हुई, जो कि आहिस्ता आहिस्ता प्रोजेक्ट होती थी। 2012 पे हमने इसको एंड करवाया और जहाँ पे देखा गया ग्राफ में कि ये जो ग्रोथ है वो इंक्रीज करते करते हमारे पास ऊपर जाना शुरू हो गई है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल हुआ। जब हमने इसके 8 यूनिक फीचर्स देखने हैं ई कॉमर्स में, पहले आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स में सबसे पहले एम्बिग्विटी में क्या आता है, कोई भी चीज कहीं पे भी हमें देखा जाता है कि अवेलेबल होगी, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, चार्जेस नहीं होंगे, एवरीवेयर। इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी अवेलेबल एवरीवेयर, वर्क फ्रॉम ईटीसी एंड एनी टाइम, किसी भी जगह पर हम इसको यूज कर सकते हैं। ग्लोबली द टेक्नोलॉजी रीच अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज एंड अराउंड अर्थ। हाँ जी, ये नेशनल बाउंड्रीज और अर्थ जहाँ पे भी हमें इसकी जरूरत होगी हमें ये चीज अवेलेबल होगी। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, वो चीज जिसके ऊपर हमने एक खास किस्म का स्टैंडर्ड बनाया और पूरी दुनिया उस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है तो उसको यूनिवर्सल स्टैंडर्ड का नाम दिया जाता है। वन सेट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स, इंटरनेट स्टैंडर्ड्स, हम जो इंटरनेट के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं पूरी दुनिया में, हम जहाँ के भी बैठे हैं हम उसको उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक यूज करते हैं। रिचनेस, अमीर होना, कि हमारी जो इसमें ई कॉमर्स में हमारी अच्छी से अच्छी चीज क्या सकती है, सपोर्ट करती है वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट मैसेजेस, मल्टीपल को, इनके इसमें ये ऑडियो वीडियो ईच एंड एवरीथिंग को ये सपोर्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है इंटरेक्टिविटी। इंटरेक्टिविटी में आते हैं कि वर्क इंटरेक्शन कायम करते हैं हम यूजर्स के साथ, जो कि टेक्नोलॉजी वर्क करती है और देखते हैं हमारा सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है। इंफॉर्मेशन डेंसिटी क्या, वास्ट इंक्रीज information destiny, the total amount and quantity of information available to the market participants। मार्केट पार्टिसिपेंट्स को देखते हुए हम किस तरह से सिस्टम को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, कैसे लेकर चल रहे हैं, उसको हम लोग देखते हैं। अब आते हैं पर्सनलाइजेशन, कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन में हमने क्या चीज देखनी है कि हम किस तरह से अपना लेवल या कस्टमर्स का लेवल को कैसे इंक्रीज कराते हैं। टेक्नोलॉजी परमिट्स मॉडिफिकेशंस ऑफ मैसेजेस एंड गुड्स। हाँ जी, इसमें मॉडिफिकेशन की जा सकती है मैसेजेस की, गुड्स की। आपके गुड्स चीजों को कहते हैं, इसमें हम लोग इसके अंदर जितनी में इजाजत ली जाती है उनके अंदर मॉडिफिकेशन करने के लिए, चीजों को चेंजिंग करने के लिए मैसेजेस में एंड गुड्स में। सोशल टेक्नोलॉजी में प्रमोट करते हैं यूजर कंटेंट जनरेशन एंड सोशल नेटवर्किंग को। अब ये देखें
इसमें हमने 8 पढ़े थे, एम्बिग्विटी पढ़ी थी, ग्लोबल रीच पढ़ा था, और फिर उसके बाद यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, रिचनेस, इंटरेक्टिविटी, इंफॉर्मेशन डेस्टिनी, पर्सनलाइजेशन, कस्टमाइजेशन, सोशल टेक्नोलॉजी। अब आते हैं की कंसेप्ट ई कॉमर्स में। डिजिटल मार्केट रिड्यूस, क्या क्या मार्केट में रिड्यूस हो रही हैं चीजें जिसकी वजह से हम देखते हुए काम को आगे लेके जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिंथेटिक आ गई हमारे पास, सर्च कॉस्ट आ गई, ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड मेन्यू कॉस्ट। अच्छा, डिजिटल मार्केट में ये सब चीजें आ गई कि हमें जो है ना इतना टाइम लगता होता था चीजों को सर्च करने, पेपर वर्क करना पड़ता था, अब एक क्लिक पे काम हमारा आसान हो गया है। हम ट्रांजेक्शन कॉस्ट में जो हमें एक जगह से दूसरी जगह चीज पहुंचाने पे रिटेल प्राइसेस वगैरह जो हमारा टैक्सेस लगते थे, उसमें इस तरह कह लिया जाए कि जो हमारा पेट्रोल का खर्चा होता था या फिर जो हमें एक स्पेशल एम्प्लॉय हायर करना पड़ता था उस काम के लिए, वो हमारा रिड्यूस हो गया। डिजिटल मार्केट ने अनेबल हमें क्या बनाया, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कि हम अपने प्राइस को अप एंड डाउन इजीली कर सकते हैं। डायनामिक प्राइसेस का मतलब ये होता है प्राइसेस चेंज होते रहना। एंड डिस्क्रिमिनेशन, हमारी जो भी डेस्टिनेशन है जिस पर हमने डाटा को लेके जाना है उसको पहुंचाना है, उसको हम पहुंचा सकते हैं। अब हम आते हैं बेनिफिट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ टू द कंज्यूमर, क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। ये एक डायग्राम है, उससे पहले कुछ लाइन लिखी हुई है, तो हम देखते हैं। द टिपिकली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैज सेवरल इंटरमीडिएट लेयर ईच ऑफ व्हिच एड्स टू द फाइनल कॉस्ट ऑफ a product such as return, क्या इसमें से कॉस्ट हो सकते हैं, रिमूविंग लेयर लॉस्ट टू द फाइनल कॉस्ट टू द कंपनी। कंपनी के अंदर क्या हम इसके लेयर बना रहे हैं, किस तरह से कॉस्ट को देख रहे हैं, उनके कैसे लेवल को लेकर चल रहे हैं। मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ये सारे कस्टमर्स को जा रहे हैं। अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर तक आया, फिर मैन्युफैक्चर से रिटेलर तक गया, एंड देन फिर उसके बाद कस्टमर तक गया। जब ये यहाँ तक गया 48.50 था, फिर नीचे आया 40.34, 20.45, यानी कि वो बेनिफिट्स हैं जो हम लोग एक जगह बैठे अपनी कॉस्ट में एक जगह से दूसरी जगह इंक्रीज कर रहे हैं या उसको डिक्रीज कर रहे हैं। अब डिजिटल गुड्स में इसमें क्या आता है, वो जो एक जगह से दूसरी जगह चीजें ट्रांसफर की जा रही हैं। गुड्स दैट कैन बी डिलीवर्ड ओवर अ डिजिटल नेटवर्क, म्यूजिक, ट्रैक, वीडियो, सॉफ्टवेयर, न्यूज़पेपर एंड बुक्स। हाँ जी, ये वो गुड्स हैं जिनको हमें पेपर वर्क के लिए जरूरत नहीं थी या जिनका हमें डिलीवरी फॉर्म करने के लिए हार्ड फॉर्म की जरूरत नहीं थी, इनको हम सॉफ्ट फॉर्म में भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ कौन सी कर रहे हैं, वीडियोस, music tracks, software and newspapers and books. Cost of producing first unit almost entire cost of product main marketing of producing second unit is zero. कहता है जब आप एक कॉस्ट को लेकर चलते हैं ना, इंक्रीज करवाते हैं, आपकी माइग्रेटिंग कॉस्ट इंक्रीज कर रही है तो सेकंड यूनिट की जो भी आपकी जीरो होती है। कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ओवर द इंटरनेट, तो हम इंटरनेट पे जीरो होती जाएगी। मार्केटिंग कॉस्ट रिमेन द सेम, प्राइसिंग हाईली वेरिएबल होती जाती है। इंडस्ट्रीज विद डिजिटल कॉस्ट आर अंडरगोइंग रेगुलेशन चेंजेस पब्लिशर्स, रिकॉर्ड, लेबल्स, etc, जितने भी आप पब्लिशर्स, रिकॉर्ड, लेबल्स बना रहे हैं सबको देखते हुए उसके मुताबिक वर्क करवा रहे हैं, चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंटरनेट बिजनेस मॉडल्स। कौन कौन से मॉडल्स आ सकते हैं, प्योर पे मॉडल्स, यानी कि प्ले हमने प्योर प्ले यानी कि जो आपने इंटरनेट इज प्राइमरी मोड ऑफ ऑपरेशन के, इंटरनेट ही इसका प्राइमरी मोड है जिसके ऊपर हमें काम कर सकता है, उसके बगैर ये काम नहीं कर सकता। मॉडल्स and offline operations which typically include a website and a physical store। की physical store पर रहते कैसे वर्क करते हैं, applicant want to company can offer customers that the benefits of fast online transactions are traditional face-to-face services is equal to clicks and bricks, see clicks and bricks, offline and online। अच्छा, यहाँ पे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ऑपरेशन हम कर सकते हैं, लेकिन सब हम कब करेंगे, जब हमने देखना है कि हमारा ऑपरेशन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर चीजें हमारे पास डाउनलोड होंगी तभी हम ऑफलाइन में कर सकते हैं ना, या वो करने वाली हैं कि नहीं। अच्छा, ये कहता है ये कैसा सॉफ्टवेयर है कि ऑनलाइन सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो हो सकता है ऑपरेशन हो सकते हैं, ऑफलाइन में ये ब्रिक्स एंड मोटर के आप लोगों ने ऑलरेडी किया, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करनी हो तो वो आप लोग इजीली कर सकते हैं। हम सोशल नेटवर्क में आते हैं, ऑनलाइन मीटिंग प्लेस हमें मिल जाती है जिसके अंदर रहते हुए हम लोग वर्क कर सकते हैं, अपनी मीटिंग को अरेंज कर सकते हैं। सोशल शॉपिंग साइट्स, ठीक है, हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं। फिर कैन प्रोवाइड आ जाती हैं वेज फॉर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स टू टारगेट कस्टमर थ्रू बैनर एड्स एंड पॉपअप एड्स। अच्छा, उन्हें ना बाकायदा हार्डवेयर, ये जो हार्ड काम होती है उसके अंदर रहते हुए नहीं, जो उन्हें प्रोजेक्ट प्रोवाइड करने पड़ते हैं, वो वैसे भी उनको एक शॉर्ट फॉर्म में पॉपअप मेन्यूज दिखा दिए जाते हैं, एड्स दिखा दिए जाते हैं। उसको देखते किसी वेबसाइट पे जब भी कोई चीज ओपन करते हैं ना वेबसाइट, तो ऊपर एक मेन्यू सा
पे शो होता है। तो उसके अंदर पॉपअप एड्स में ये चीजें आती हैं कि वो हमें बताता है कि हाँ इसमें ये नई अपडेशन आई, इस वेबसाइट में ये नई चेंजिंग आई, वो सारी चीजें बताते हैं, हम ये नई चीज प्रोवाइड करें। ऑनलाइन मार्केट प्लेस प्रोवाइड्स अ डिजिटल एनवायरनमेंट वेयर बायर्स एंड सेलर्स कैन मीट सर्च ऑफ प्रोडक्ट्स, डिस्प्ले प्रोडक्ट्स एंड एस्टैब्लिश प्राइस ऑफ दोज प्रोडक्ट्स। हाँ जी, वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं, प्राइस को देख सकते हैं, इनको मिल सकते हैं, बायर सेलर दोनों एक दूसरे से, और अपनी प्रोडक्ट्स को शो करवा के उनके प्राइसेस पे चेंजिंग करवा सकते हैं। अब आते हैं कॉन्टेक्ट प्रोवाइडर। ये क्या होता है? प्रोवाइडिंग डिजिटल कंटेंट। क्या क्या हमें प्रोवाइड करते हैं इनमें? न्यूज, फोटोज, वीडियोस ओवर द वेब, हम ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन एंड सेंसिटिविटी में क्या आते हैं? एग्रीगेट करते हैं, कनेक्ट मल्टीपल सोर्सेज से जो कि पैकेज करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन में, और रीसेल करते हैं थर्ड पार्टी वेबसाइट। अपनी थर्ड पार्टी वेबसाइट को देखते हुए कंटेंट प्रोवाइडर में आते हैं जो कि ऑनलाइन भी काम करते हैं और डिजिटल कंटेंट यानी कि कंटेंट राइटिंग वगैरह, यानी कोई म्यूजिक, कोई वेबसाइट को काम करते हैं। अब सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं? वो प्रोवाइड करते हैं वेब 2.0 यानी कि ऐसी एप्लीकेशन जिसमें हम फोटो शेयरिंग, इंटरेक्टिव मैप्स, ईटीसी, इतना डाटा स्टोरेज वगैरह को शेयर कर सकते हैं। पोर्टल वो सर्विस जिसको हमने कुछ देर पहले भी पढ़ा था, वो ये होता है जिसके थ्रू हम अपना डाटा जो है वो चेंज एक जगह से दूसरी जगह शो करवा रहे हैं, या राब्ता कायम करें एक प्रॉपर वेबसाइट में हम लोग जिसके अंदर डाटा को एक्सचेंजिंग करवा रहे हैं, या डाटा के अंदर जितनी ट्रांजेक्शन हुई है या हमने क्या काम परफॉर्म किया, अपना ऑफिस वर्क जितना किया, वो इस पोर्टल पे शो करवाते हैं। अब आते हैं विजुअल स्टोर फ्रंट पे। वैसे स्टोर फ्रंट पे हमें चीजें नजर आती हैं कि हम लोग क्या चीजें देख रहे हैं, उनको क्या हमें फील होता है। sells physically product directly to consumer and individual business। के अंदर आप कर सकते हैं, सेल एंड परचेजिंग दोनों ऑप्शंस आपको मिल रहे होते हैं। एंड इंफॉर्मेशन ब्रोकर क्या होते हैं? जो कि प्रोडक्ट की और बिजनेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी इंफॉर्मेशन टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एंड आप आते हैं ट्रांजेक्शन ब्रोकर पे। सेव्स users money and time by processing online sales transactions and generating fee for each transactions। कि ये जो होते हैं ना, इससे हमें ये फायदा मिल जाता है कि हमारी जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होंगी ना, उसमें हमारी जो भी मनी लगनी है, जो भी खराजात आने, तो उससे हम वो तो हमें मिलना ही मिलना है, लेकिन हम लोग जो वहां जाके हमें खरीदने जाते हैं वो हमें घर बैठे फायदा हो जाता है। इसमें हम लोग इन चीजों को अंडरस्टैंडेबल करते हैं। ये थे हमारे की कंसेप्ट जो कि ई कॉमर्स के, उनको हमने डिस्कस किया। आज के लेक्चर में भी पॉइंट्स हैं उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है, उन सबको हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उनका ओवरव्यू देख चुके हैं, प्रीवियस का ओवरव्यू देख चुके हैं, अच्छी तरह हर पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, उनको हमने डिस्क्राइब कर लिया, एलेबोरेट कर लिया है। नाउ दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।